हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके संकट क्लासेस। मैं कुलदीप गौतम आपके लिए बेहतरीन सा लेक्चर लेकर के आता रहता हूँ। क्लास 10 मैथ्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रखा है मैंने, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर 4 ऑलरेडी कवर कर रखा है। चैप्टर 5 हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है। लेक्चर 1 आप लोगों तक पहुँच चुकी है। लेक्चर 1 में मैंने इंट्रोडक्शन बताया एंड कुछ एग्जाम्पल्स जो थे वो बताया मैंने, किस तरह से सॉल्व करते हैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ हम लोगों ने समझा। लेक्चर 2 में आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को समझने वाले हैं। बेहतरीन सा लेक्चर लेकर के आता रहता हूँ, हमेशा की तरह बहुत ही सरल तरीके से समझाता रहता हूँ आप लोगों को, सो दैट आप लोगों का मैथ्स ईजी हो जाए। सो मैं भी आशा करता हूँ कि आप लोगों तक जिन तक मेरी वीडियोस पहुँच रही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, सो दैट मैं मोटिवेट फील कर सकूं और आप लोगों तक नेक्स्ट बेहतरीन लेक्चर फिर से ला सकूं और आप लोगों तक पहुंचा सकूं। सो बेल आइकन को भी बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। सो स्टार्ट करेंगे आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1। 5.1 से पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक तरह का खास तरह का सीक्वेंस है, जिनमें टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। कोई सा भी कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लें तो सो तभी हम लोग बोल पाएंगे कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये मैंने एक्सप्लेन किया था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हम लोगों ने टर्म्स वगैरह देखा था, जनरल फॉर्म ऑफ कुछ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जनरल फॉर्म ऑफ एपी का जो जनरल फॉर्म हुआ करता था, जो मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट लेक्चर में, वो क्या था? A1, A2, A3, A4 डैश 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 AN तक हम लोग गए हुए थे, कुछ ऐसा। इस A1 को ही A भी बोला करते थे हम लोग। यही फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। हमेशा किसी भी टर्म को निकालना है, जैसे A10 को निकालना है, 10वें नंबर का टर्म निकालना है, तो हम लोगों के पास क्या क्या होना जरूरी है? फर्स्ट टर्म का होना जरूरी है, और क्या होना जरूरी है? डिफरेंस होना जरूरी है। डिफरेंस कितना होता है? सो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स को निकाल सकते हैं कि कौन सा है। AN के लिए एक फॉर्मूला मैं बताया था मैंने, क्या था वो? AN = A + n-1 × D। ये फॉर्मूला कैसे बना था ये मैंने आप लोगों को समझाया था। एक एक करके हम लोगों ने देखा। फर्स्ट टर्म डिफरेंस को कैसे हमने समझा था? डिफरेंस = A k + 1 - AK। ठीक, इस तरह से कुछ हम लोगों ने डिफरेंस को भी समझा था। तो ये सारे फॉर्मूले छोटे छोटे थे जिसको हम लोगों ने समझा था। ये डिफरेंस के लिए था। ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म। इसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। डिफरेंस जो हुआ करता था, ये A2 हो, A2 - A1, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकालते हैं। वो जितना भी आ जाए, वो अगर इक्वल हो जाए A3 - A2 के, वो इक्वल हो जाए A4 - A3 के, डैश डैश डैश, वो इक्वल हो जाए डैश डैश डैश, इक्वल हो जाए किसकी? AN - AN-1 की। इसे ही मैं बोल दिया, मैंने ऐसा भी बोल दिया कि ये मे भी कि ऐसा भी हो सकता है कि ये AN अगर मैं बोल दूं तो इसे AN + 1 हो जाएगा। ऐसा भी बोला जा सकता था इसे। क्यों? क्योंकि हर बार हम लोग देखें तो ये 3 है तो ये 4 है, ये 2 है तो ये 3 है, एक ज़्यादा आ रहा है। ये हर बार ये टर्म, इसमें नंबर जो आ रहा है वो इससे 1 ग्रेटर है। जैसे यहाँ 3 है तो ये 4 है। तो क्या किया मैंने? 3 में +1 किया तो 4 आ गया, 2 में +1 किया तो 3 आ गया, 1 में +1 किया तो 2 आ गया। इसी तरह से n में +1 किया तो n + 1 आ गया, है ना? या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये जितना भी है उससे -1 कर दिया तो उससे एक कम वाला आ गया। जैसे ये एक कम था, ये पार्ट एक कम है, 1 लेस देन टू दिस, है ना?
सो मैं बोल सकता हूँ कि इसमें इस पे क्या करूँगा मैं, ये 4 पे ही माइनस कर दूँ 1, 4 पे ही माइनस कर दूँ 1, फिर भी मुझे मिल जाएगा। तो ऐसा भी लिख सकता था, बट क्या है, n वाला पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी इसके साथ दे दिया नंबर ऑफ टर्म्स को, इसलिए इसके साथ हम लोगों ने d के साथ k+1 ले लिया। कोई दिक्कत नहीं है, n भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, k+1 या k भी ले सकते हैं। ये जितना भी है, k अगर 3 होगा तो ये 3 + 1 4 हो जाएगा, ये 5 होगा तो ये 5 + 1 6 हो जाएगा। क्लियर है, a6 - a5 ऐसा कुछ हो जा रहा है। सो लेने के लिए कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। आपके NCERT बुक में k लिया है, इसलिए मैंने k के साथ एक्सप्लेन किया, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से हम लोग किसी भी वैल्यू को, बस समझने की बातें हैं। तो हम लोग जो बुक है, बुकीज लैंग्वेज है, उसके साथ पढ़े तो ज़्यादा बेटर होगा। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि नेक्स्ट क्या आ जाएगा। ऐसा करते करते हम लोग आ जाएंगे ak+1 - ak, ये डिफरेंस, ये 3 है तो ये 3 + 1 4 है ना। यहाँ 3 रखूँ तो 3 + 1 4, यहाँ 10 रखूँ तो 10 + 1 11, a11 ऐसा करके आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो डिफरेंस का फॉर्मूला कैसे बना, कुछ ऐसा हम लोग करते हुए गए तो ये बना। सो जनरल फॉर्म हमने बता लिया, डिफरेंस हम लोगों ने समझ लिया, जनरल फॉर्म ऑफ AP देख लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें फर्स्ट सेकंड मैंने यहाँ पे आप लोग के सामने रखा हुआ है। अब इसके बाद मैं फर्स्ट सेकंड सॉल्व कर लेने के बाद थर्ड फोर्थ यहाँ पे पुट करूँगा एंड देन सॉल्व करूँगा। पहले हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व कर लेते हैं। समझना बहुत ज़रूरी है किस तरह से हम लोग करें। सो फर्स्ट क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, है ना। इससे पहले ये तो ठीक है, इतना लिख दिया, लेकिन ये इसके लिए करना क्या है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, इन फॉलोइंग सिचुएशन में से कौन सा डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन AP, है ना। तो जो लिस्ट ऑफ नंबर्स जो गिवन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, फोर्थ, उनमें से कौन सा AP में इन्वॉल्व होता है, मतलब AP बनाता है, और बनाता भी है तो क्यों बनाता है। तो क्यों बनाता है ये तो हम लोग समझ लेंगे। पहले हम लोगों को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझ लेना है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए, है ना, फेयर क्या लग रहा है, किराया क्या लग रहा है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू ₹15। इसके बाद जितना भी, सपोज यहाँ से मैंने बोला कि यहाँ पॉइंट A से पॉइंट B तक जाना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर, या थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा लो, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है, तो इस पे 15 रुपीज़ लग रहा है। क्या कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में उसने 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ फिक्स कर रखा है। मतलब आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपीज़ लगना ही लगना है। इसके बाद 1-1 किलोमीटर और बढ़ते हुए जाए तो 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेगा। दैट इज़ हर एक किलोमीटर पे 8 रुपये एक्स्ट्रा लगता जाएगा, लेकिन पहले किलोमीटर के लिए वो 15 रुपये लेगा, ऐसा उसका कहना है, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ से देखूँ तो यहाँ से 1 किलोमीटर और ले लूँ, है ना, यहाँ से कुछ समथिंग, और यहाँ से 1 किलोमीटर और ले लूँ, और इसी तरह से एक किलोमीटर और चला गया तो ये पॉइंट B। सो यहाँ पे 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़, फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए
8 रुपीज़। फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़, ऐसा वो लेता जाएगा किराया। फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़, और अगर और भी दूरी बढ़ेगा तो और भी वो 8 रुपीज़ ऐड करता हुआ जाएगा, ठीक है। सो इनिशियली उसने 15 रुपीज़ लिया, 15 रुपीज़ लिया फर्स्ट किलोमीटर के लिए, 15 लिया। सेकेंड किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 15 तो ले ही चुका है, ये दूसरे किलोमीटर के लिए टोटल कितना लग जाएगा यहाँ से यहाँ तक, 15 + 8 कितना हो जाएगा, 23 रुपीज़। 15 + 8 = 23, है ना। इसी तरह से मैं बोलूँ थर्ड किलोमीटर के लिए, 3 किलोमीटर के लिए, 3 किलोमीटर के लिए कितना लेगा, 15 + 8 2 किलोमीटर के लिए तो 23 ले ही लिया, प्लस 8 रुपीज़ और लेगा तो 31 रुपीज़। कितना, 31 रुपीज़। एंड इसी तरह से एक और ले तो फिर 39 रुपीज़ ऐसा ऐड होता हुआ चला जाएगा। तो ये एपी बना रहा है कि नहीं, यही हम लोग को समझना है। पहले तो हम लोग देख लें कि फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर = 15 रुपीज़। ना फेयर फॉर नेक्स्ट किलोमीटर also taxi fare for additional kilometer after for additional for each additional kilometer is equals to ₹8. Then fare for 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के लिए फेयर कितना जाएगा, 1 किलोमीटर के लिए तो 15 रुपीज़ लिया ही, एंड नेक्स्ट के लिए 8 रुपीज़ ले लेगा तो टोटल 23 रुपीज़ जाएगा। इसे हटा रहा हूँ मैं। इसी तरह से मैं देखूँ तो अगेन फेयर फॉर 3 किलोमीटर = 2 किलोमीटर तक के लिए तो 23 ले लिया उसने, 23। इसमें 8 रुपीज़ और ऐड हो जाएगा क्योंकि 1 किलोमीटर और आ गया, तो ये हो जाएगा 31 रुपीज़, एंड सो ऑन। एंड चलो एक और ले लेते हैं, फेयर फॉर 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक का तो उसने 31 ले लिया, 8 रुपीज़ और ऐड हो जाएगा तो 39 रुपीज़ हो जाएगा, एंड so on. So sequence of fare कैसा होगा, फर्स्ट 15 किलोमीटर था, 15 रुपीज़ था तो 15, फिर नेक्स्ट 23, क्या क्या था पहले, ये फिर ये फिर ये फिर ये, है ना। तो क्या हो जाएगा, फिर 31 रुपीज़ लगा, फिर 39 रुपीज़ लगा, और ऐसा करके जितना भी चलेगा, जितने भी किलोमीटर जाएगा वो
चार्ज करता जाएगा 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा। तो इस हिसाब से मैंने देखा कि क्या ये एपी बना रहा है, तो एपी ये तभी बनाएगा जब ये डिफरेंस कॉमन होगा सभी का, है ना। Here A1 is equals to 15, A2 is equals to 23, A3 is equals to 31, A4 is equals to 39 डैश 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 ऐसा जाता जा रहा है। क्लियरली D is equals to A2 minus A1 is equals to A3 minus A2 is equals to A4 minus A3 is equals to 8। सभी का डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, दैट इज इक्वल आ रहा है। सो डिफरेंस between each consecutive terms is same. Hence according to the situation, इसे हटा रहा हूँ, जिनको नोट करना है नोट कर ले, इसे मैं हटा रहा हूँ। ये फॉर्मूला है, याद रखना है, इसे आगे काम आने वाला है। तो यहाँ पे मैं देखूँ hence the given situation forms an AP, hence the given situation forms an AP। क्या करता है, एक एपी बनाता है ये दिया हुआ सिचुएशन। क्लियर हो गया, बहुत ही आसान था, बहुत ही इजी था, बस फेयर को समझ लेना है, ऐड करते हुए जाना है। 8 रुपीज़ इंक्रीज होता जा रहा है, दैट इज़ वो डिफरेंस 8 रुपीज़ का आना ही आना है। सो ये एक एपी बनाता भी है। फिर इस हिसाब से डिफरेंस इक्वल है तो एपी बनाता है, ठीक। फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 अगर सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग कई तरह से समझ सकते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है क्या, पहले ये देख लें। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of air remaining in the cylinder at a time। एक सिलेंडर दिया हुआ है ना। इनिशियली मैं थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँ तो कुछ ऐसा अगर हम लोग समझें कि ये एक सिलेंडर है, सपोज क्या है, एक सिलेंडर है ना, ये एक सिलेंडर है। इसमें अगर मैं मान के चलूं कि इनिशियली इसमें 1600 लीटर गैस भरा हुआ है।
सॉरी एयर भरा हुआ है, एयर। इस पे कितना है, एयर 1600 लीटर का है। सिक्सटीन 1600 लीटर 1600 लीटर का एयर भरा हुआ है। कितना एयर भरा हुआ है ये इसमें कुछ भी नहीं बताया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने से मान के चल रहे हैं। कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, x लीटर मान सकते हैं, y लीटर मान सकते हैं, v लीटर मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, x यूनिट मान सकते हैं, y यूनिट मान सकते हैं, कुछ भी हम लोग मान सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम में भरा हुआ है ये तो पता है। अब जबकि वॉल्यूम में भरा हुआ है तो लीटर में भी हम लोग मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। एयर इतना भरा हुआ है, ठीक है। और अगर मैं इनिशियली इतना मैंने मान लिया 1600, तो एक पंप है वैक्यूम पंप, वो क्या करता है 1/4 पार्ट एयर का निकाल लेता है हर बार जब भी लगता है। तो द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, है ना। एक टाइम पे जितना भी सिलेंडर में एयर बचा हुआ है उसका 1/4 पार्ट निकाल लेता है। 1/4 पार्ट का क्या मतलब है, 1/4 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो 25%। 25% को बोल सकता हूं कि 100% के हिसाब से ये इसमें कितनी कैपेसिटी है इस सिलेंडर की, 1600 लीटर मान के चलते हैं स्टार्टिंग में। मतलब इसकी कैपेसिटी है, मतलब 100% इसमें कितना एयर भरा हुआ है, तो 1600 लीटर एयर भरा हुआ है 100% के हिसाब से। उसका 25% वो पहले निकाल देगा। क्या, वैक्यूम पंप एयर निकाल देता है। एयर निकालना है तो वैक्यूम पंप वो लगाएगा, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। तो 1/4 पार्ट अगर मैं निकाल दूं तो इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर लें। ये यहाँ से 4 पार्ट में डिवाइड कर लूँ, 1 2 3 4, है ना। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ये सभी के सभी 1/4 पार्ट हैं, 1/4 पार्ट हैं। इक्वल अगर डिवाइड कर दूँ तो 1/4 पार्ट दैट इज़ इतना पार्ट वो निकाल लेगा स्टार्टिंग में, तो इतना बचा हुआ रह जाएगा, है ना। तो यहाँ तक बचा हुआ रह जाएगा। तो सिलेंडर तो मुझे उतना ही बड़ा बनाना है, सिलेंडर की हाइट नहीं कम होगी, ध्यान रहे। जैसे ही मैंने निकाला इसमें से एयर, मैंने नहीं निकाला, है ना, क्या, ये वैक्यूम पंप में निकाला, ठीक है। ठीक है। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 1/4 पार्ट निकल जाने से एयर कुछ इतना रह जाएगा, इतना एयर रह जाएगा। ये तो हमने पार्ट में समझ लिया। मैं इसे बोलूँ कि नहीं लीटर में कितना रह जाएगा बताइए। तो 1/4 पार्ट कितना हो जाता है, अगर मैं 1600 का 1/4 पार्ट देखूँ तो कितना हो जाता है, 400 लीटर निकल जाएगा। 400 लीटर इसमें से निकल जाएगा, ये 400 लीटर निकल जाएगा, ये इतना 400 लीटर। तो बचेगा कितना, यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा बचेगा 1200 लीटर। इतना समझ में आ गया। मतलब अब इसके अंदर 1200 लीटर एयर भरा हुआ है। अब 1200 लीटर का 1/4 पार्ट, हर बार 1/4 पार्ट निकाल रहे हैं। 1200 लीटर का अब 1/4 पार्ट वैक्यूम पंप निकाल लेगा, है ना। तो 1/4 पार्ट 1200 का अगर निकालें तो वो कितना आ जाता है, 1200 का 1/4 पार्ट निकाले तो 4 3 जा 300 लीटर जाएगा। 300 लीटर
निकल जाएगा इससे, तो नेक्स्ट इस बार कितना बचेगा, इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, यहाँ से यहाँ तक 4 पार्ट में, 1 2 3 4, है ना, यहाँ से यहाँ तक 4 पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अब 4 पार्ट में 1/4 1/4 1/4 1/4 ऐसा रिमूव कर देना है। रिमूव कर देना है, रिमूव कितना करेगा, 1/4, दैट इज़ इतना पार्ट यहाँ तक वो रिमूव कर लेगा। अब इतना सिर्फ बचेगा, इतना सिर्फ बचेगा, तो सिलेंडर को फिर से बना लेना है ना। एंड इस बार सिलेंडर वही है, बस ये एयर इतना बच रहा है ना, कितना बच रहा है एयर। ठीक है, ये तो फ्रैक्शन में हमने फ्रैक्शन के हिसाब से निकाल लिया। ठीक है, तो 300 लीटर मुझे इस बार निकाल लेना है, यहाँ से ये 300 लीटर है, तो ये कितना बचा, 3 3 3 900 लीटर, दैट इज़ 900 लीटर हम लोगों को। ये कितना है, 1/4, यहाँ पे 300 लीटर था, यहाँ पे 1/4 कितना था, 400 लीटर था। अब ये 300 लीटर निकालेगा एक बार में। 300 लीटर अगर निकल जाए तो 900 लीटर एयर बचेगा, है ना, 900 लीटर का एयर इसके अंदर रह जाएगा। अब 900 से भी 1/4 पार्ट, मतलब इसे भी 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ तक ये 1/4 1/4 1/4 1/4 ऐसा हुआ, है ना। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो 900 लीटर से 1/4 निकालना है, दैट इज़ 900 का 1/4 देखें तो 4 2 जा 8, 1 गया, 4 2 जा 8, 2 गया 4, 2 जा 8, 2 गया 4 5 जा 20, 225 लीटर निकल जाएगा। सो 900 से 225 लीटर माइनस करें, है ना, 4 पार्ट में दिखाऊं तो ये 900 लीटर हो ही जाएगा। तो इसका माइनस करूं तो ये हो जाएगा 625 675। अब इस बार यहाँ तक बचेगा, यहाँ तक पूरा ये निकल जाएगा और सिर्फ इतना बचने वाला है एयर। और ये इतना एयर नेक्स्ट पार्ट में अगर मैं बनाऊंगा, यहाँ पर नेक्स्ट सिलेंडर बनाऊं तो कुछ ऐसा बन के आएगा और यहाँ से इतना पार्ट एयर रह जाएगा और ऐसा कर करके फिर से ऐसा निकालता रहेगा। लेकिन हम लोगों को सिर्फ ये समझना है कि ये एपी बनाता है या नहीं, ये इतना हम लोगों को काफ़ी होगा समझने के लिए, है ना। सिलेंडर थोड़ा सा छोटा होता हुआ दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, साइज बढ़ा देता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे भी थोड़ा साइज छोटा दिख रहा है। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से कुछ ऐसा आएगा। और इस बार जो बचेगा वो कितना बचेगा, इस बार 675 लीटर बचेगा, 675 लीटर बचेगा। और इस तरह से फिर से मैं इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं और 1/4 पार्ट निकाल दूं, तो जो भी बचेगा वो बचता हुआ ऐसा चलता चला जाएगा। लेकिन हम लोगों को ये समझना है कि क्या ये एपी बना रहा है। स्टार्टिंग में कितना बचा, 1600, स्टार्टिंग में 1600 लीटर था, जो हम लोग बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, क्या है, A1 है। ये सेकेंड टर्म 1200 लीटर A2 है। ये थर्ड टर्म 900 लीटर A3 है। और ये फोर्थ टर्म 675 लीटर, है ना, A4। और इस तरह से आगे चलता रहेगा। तो ये आई होप क्लियर हो पाया होगा क्या मैं समझाना चाहता हूँ। मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया, अब मैं समझाने जा रहा हूँ
एक्चुअल में सॉल्यूशन करके, ठीक है। सो इसे मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, इसे इरेज करके मैं समझाऊंगा। पहले इसे नोट कर लें, उसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड। नोट कर लिया, ठीक है। इसे मैं हटा रहा हूँ, इसे मैं हटा रहा हूँ। ये फर्स्ट नंबर था, इसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऐसा करेंगे एंड देन सॉल्व कर लेंगे आप लोग। फिर अब सेकेंड नंबर हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, x लीटर, x यूनिट, ऐसा कुछ भी मान के चल सकते हैं। इसे मैंने साइड में कर लिया है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन अगर मैं देखूँ इसका, तो कैसे करें सॉल्व। स्टार्टिंग में मैं 1600 लीटर ही मान के चलूँगा, सो दैट ये थोड़ा आराम से समझ में आ पा रहा है। किसी और नंबर को 1000 लीटर या v लीटर, है ना, ऐसा कुछ वॉल्यूम ही मान के चलो कि v वॉल्यूम है उसमें, तो भी उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आप लोगों को। मैं बताऊं यहाँ पे सिंपल सा अगर ले करके चले हम लोग तो कैसे करेंगे। सेकेंड नंबर देखूं, लेट इनिशियली the air present in cylinder, let 1600 liter air let initially 1600 liter air present, initially 1600 liter air present in सिलेंडर। सिलेंडर में कितना प्रेजेंट है एयर, 1600 लीटर का इन सिलेंडर। दैट इज A1 इज इक्वल टू 1600 लीटर, या फिर A1 इज इक्वल टू 1600 ऐसा मान के चलो। फर्स्ट टर्म हम लोग का 1600 है ना, सबसे पहले वो था तो फर्स्ट टर्म हम लोग का 1600। A1 इज इक्वल टू A, ये A भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। A इफ 1/4 पार्ट vacuum pump removes 1/4 part air if vacuum pump removes 1/4 part of air each time vacuum pump is vacuum pump removes 1/4 part of air each time, then air present in cylinder
नेक्स्ट टाइम में एयर कितना प्रेजेंट होगा? इसे ही हम लोग A2 भी बोलेंगे। नेक्स्ट टाइम दैट इज A2 इज इक्वल टू 1600 लीटर इनिशियली था, इससे माइनस करें 1/4 पार्ट ऑफ 1600, तो 1/4 पार्ट 1/4 ऑफ 1600 माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 1600 माइनस ये कट के 400 आ जाएगा। 400 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1200। सो A2 देयरफॉर A2 कितना हो जाएगा? 1200। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग का 1200 आ गया। सिमिलरली if 1/4 part removes again, if 1/4 part removes again, then remaining air in cylinder इज इक्वल टू कितना बचा था इस बार? 1200 लीटर। तो 1200 से माइनस करेंगे 1/4 ऑफ 1200। सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? सॉल्व करें तो 1200 तो था ही, माइनस 4 3 जा, ये कट के 300, कितना बचेगा? 900। दैट इज A3 इज इक्वल टू 900। A3 हम लोग का इस बार क्या हो जाएगा? 900। एंड A4 कैसे मिलेगा हम लोग को? एंड सिमिलरली A4 हम लोग को मिल जाएगा, A4 इज इक्वल टू 900 माइनस 1/4 ऑफ 900। सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 900 माइनस 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 1 गया, 4 2 जा 8, 2 गया, 4 5 गया, 225। सॉल्व करें तो कितना मिल जाएगा? 725 माइनस करूं तो हो जाएगा 675। देयरफॉर A4 इज इक्वल टू 675। A4 हम लोग को 675 मिल गया है ना। ये नंबर लेकर के चलने से हम लोग को बहुत ही आराम से समझ में आने वाला है। दैट्स वाई मैंने इस नंबर को चूज़ किया है। अगर मैं 1200 लेता हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इसी तरह से अगर हम लोग इसे आगे सॉल्व करें, इसे मैं हटा रहा हूँ है ना, इस पार्ट को हटा रहा हूँ। जिनको भी नोट करना हो वो नोट कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, बस एक्सप्लेन किया। सॉल्यूशन का पार्ट ये है। मैथमेटिकली हम लोग को सॉल्व करना है, इसलिए इस तरह से दिखाना ज़रूरी है।
मैं चाहता तो बहुत जल्दी 5 मिनट के अंदर सॉल्व करा सकता था, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए इतना कुछ मुझे बताना पड़ता है ना। सो इसी तरह से A4 तक हम लोग को मिल गया। So we can write the remaining as each time as A1, A2, A3, A4 dash that is, हम लोग देखें तो फर्स्ट क्या था, A1 क्या है 1600, फिर 1200, 900, 675 एंड सो ऑन, ऐसा करके चलता हुआ आ रहा है। क्लियरली अगर मैं देखूं क्या ये डिफरेंस इक्वल हो रहा है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 1200 माइनस 1600 इज इक्वल टू माइनस 400। A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 900 माइनस 1200 इज इक्वल टू माइनस 300। यहाँ लिखेंगे here this is equal to this। clearly A2 minus A1 not equal to D2 A3 minus A2, all differences are not equal, hence are not equal, hence it will not form, the given situation will not form, the given situation will not form an AP, not form an AP and AP, ये एक AP नहीं बनाएगा, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बेहतरीन एग्जाम्पल के थ्रू समझाता रहता हूँ इसी तरह से, दैट्स वाई बोलता रहता हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़बरदस्त वीडियो चाहिए तो स्टार्ट करें, है ना, इसे नोट करें। कर लिया, नेक्स्ट मैं 3rd and 4th नंबर सॉल्व करूँगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का प्रॉब्लम 3rd हम लोग देखेंगे। प्रॉब्लम 3rd क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। क्या मीनिंग है ना। इसे हम लोग को इस जो गिवन है सिचुएशन, इसके अकॉर्डिंग हम लोग को बताना है क्या ये एपी बनाता है। तो पहले हम लोग सिचुएशन को समझ लें। सपोज एक वेल है ना, ठीक है, उसकी खुदाई करनी है ना। एक कुआं है ना। सपोज यहाँ पे मैंने बताया कि एक कुआं है ना।
ठीक है, इसकी खुदाई करनी है। यहाँ तक सपोज खुदाई करनी है ना। एक एक मीटर के लिए, हर एक मीटर के लिए खुदाई करते हुए हो जाता है। तो पहले मीटर के लिए जब खुदाई करेगा, जाहिर सी बात है, ये सपोज ये सरफेस है अर्थ का, तो खुदाई यहीं से होगा स्टार्ट, है ना। अर्थ का सरफेस है ये, है ना। यहाँ से खुदाई करेंगे, अर्थ के नीचे तक जाएंगे, ये पूरा मिट्टी वाला हिस्सा होगा आसपास। सो हम लोग ऊपर से ऐसे खुदाई करते हुए जाएं, है ना। हर एक मीटर के लिए वो कितना कितना ले रहा है ये समझना है हम लोग को। पहले स्टार्टिंग में 1 मीटर के लिए, स्टार्टिंग में 1 मीटर के लिए, पहले मीटर के लिए थोड़ा सा बड़ा बना लूँ 1 मीटर में। पहले 1 मीटर के लिए कितना ले रहा है वो, 150 रुपीज़ ले रहा है ना। ये सपोज फर्स्ट मीटर है, फर्स्ट मीटर। पहले मीटर के लिए अगर खुदाई करे तो वो कितना लेगा, कितना लेगा पहले मीटर की खुदाई के लिए। यहाँ तक अगर खुदाई उसे करना पड़े तो यहाँ तक खुदाई में वो 150 रुपये लेगा। ये यहाँ तक खुदाई करता है तो 150 रुपीज़ लेगा। फिर इसके बाद अब 1-1 मीटर एक्स्ट्रा जब खुदाई करता जाए तो वो क्या करेगा, 50-50 रुपये और एक्स्ट्रा जोड़ता जाएगा। मतलब पहले मीटर के लिए कहीं भी खुदाई कर रहा है तो 150 रुपये उसका फिक्स है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग 1 मीटर की ही खुदाई करा लिया तो उससे कम फ़ायदा होगा, तो उसकी अर्निंग हो पाना कम हो जाएगा, अर्निंग कम हो जाएगा, जिससे उसके खर्चे नहीं चल पाएंगे। सो उसने फिक्स कर रखा है कि 150 रुपीज़ तो मैं लूँगा ही लूँगा। अगर 1-1 मीटर हर जगह करें तो उसमें उसका ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। सो 150 रुपीज़ पहले मीटर के लिए लिया, और अगर वो 50-50 लेता तो उसका नुकसान होता रहता। इसी तरह से मैं देखूं नेक्स्ट जो खुदाई होगा उसके लिए कितना लेगा वो, 50 रुपीज़। यहाँ से यहाँ तक की खुदाई करने के लिए 150 रुपीज़ ले रहा है। यहाँ से यहाँ तक की खुदाई और करे तो 50 रुपीज़। फिर इसी तरह से यहाँ तक की खुदाई और करे तो फिर से 50 रुपीज़। फिर से इतना ही खुदाई और करे तो फिर से 50 रुपीज़। और ऐसा करते हुए खुदाई करते हुए ऐसा फिर से 1 मीटर के लिए आ गया तो ये भी 50 और नेक्स्ट खुदाई और करे तो इसके लिए जो खुदाई होगा वो भी 50 रुपीज़ का ही होगा। सो जितना भी खुदाई करता हुआ जाएगा हर बार अब 50 रुपीज़ एक एक लेता जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की खुदाई 150 रुपीज़ हो गया। यहाँ से यहाँ तक की खुदाई कितना हो गया टोटल, 150 + 50 200, है ना। फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट देखें तो फिर से यहाँ तक की खुदाई कितना हो गया, 200। यहाँ तक 50 और लेगा तो 250। इसी तरह से और भी मैं देखूं तो यहाँ तक की खुदाई कितना लेगा खुदाई करने का, है ना, डिगिंग का कितना ले रहा है। 250 में 50 रुपीज़ और ऐड कर ले तो 300 रुपीज़। एंड इसी तरह से और भी देखूं तो यहाँ से यहाँ तक के लिए 350। फिर नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक के लिए 400 एंड सो ऑन। ऐसा खुदाई चलता जाएगा तो कॉस्ट बढ़ता जाएगा, ऐड होता जाएगा 50 रुपीज़। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा। साफ साफ दिख रहा है कि जो डिफरेंस आ रहा है वो 50 का होता जा रहा है। इसमें स्टार्टिंग में 150 था, फिर 200 हो गया, फिर 250 हो गया, माइनस करें तो 50, माइनस करें तो 50, माइनस करें तो 50। इस तरह से ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा इस डायग्राम के थ्रू। यही मैं अब सॉल्व करने जा रहा हूँ और बताऊँगा कि कैसे बनेगा, है ना। गिवन है, क्या गिवन है,
डिगिंग कॉस्ट फॉर फर्स्ट मीटर, डिगिंग कॉस्ट ऑफ अ वेल फॉर फर्स्ट मीटर इज इक्वल टू ₹150। इसे मैं क्या बोलूँगा, दैट इज A1 इज इक्वल टू 150। A1 क्या है, 150 है। इफ ₹50 rises for each subsequent for digging of next meter, नेक्स्ट मीटर की डिगिंग करनी है, देन मैं क्या बोलूँगा, then cost of 2 meter digging दो मीटर डिगिंग का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 150 तो पहले था ही, उसमें ₹50 ऐड हो जाएगा, ₹50 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 200। अब ये 200 हो गया, तो इसे मैं क्या बोलूँगा, ये A2 है। क्या है ये, A2 है। दैट इज A2 इज इक्वल टू 200। सिमिलरली इसी तरह से डिगिंग करते हुए हम लोग जाएं, सिमिलरली कॉस्ट फॉर डिगिंग कॉस्ट फॉर डिगिंग 3 मीटर इज इक्वल टू 200, तो 2 मीटर के लिए था ही, ₹50 और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ₹250 हो जाएगा। तो इसे मैं बोलूँ दैट इज A3 इज इक्वल टू 250। एंड अब इसी तरह से मुझे क्लियर हो गया A4 कैसे मिलेगा, है ना, एंड A4 इज इक्वल टू 300, A5 is equals to 350 and so on. That is, we can, that is A1, A2, A3, A4, A5 dash dash dash, it can be written in, इसे लिखा जा सकता है किस फॉर्म में, A1 क्या है, 150, 200, 250, 300, 350, 350
एंड सो ऑन, है ना। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब इसे हम लोग देखें। Here A2 minus A1 is equals to A3 minus A2 is equals to A4 minus A3 is equals to A5 minus A4 is equals to आ कितना रहा है ना, ये सभी का डिफरेंस कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। Clearly the given situation forms an AP. The given situation forms an AP. या फिर इससे पहले मैं लिख लूँ क्लियरली द डिफरेंस फॉर ईच consecutive terms is equal, therefore the given situation will form the given situation forms an AP, एक AP बनाता है। देखेंगे डिफरेंस कितना आ रहा है, सभी का इक्वल ही आ रहा है। 200 माइनस 150 करेंगे, A2 है, यही है ना, ये A2 है, ये A1 है। A2 माइनस A1 वहाँ से देखें तो क्या आ रहा है, 50। इसी तरह से 250 माइनस 200 करें फिर भी 50, ठीक है। सो किसी भी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस देख लें तो इक्वल आ रहा है, इसलिए ये AP बना रहा है इससे, ये दिया हुआ सिचुएशन। इसे नोट करें, नेक्स्ट 4th नंबर में बताने वाला हूँ। सो नेक्स्ट फर्स्ट का 4th नंबर हम लोग देखने वाले हैं। 4th नंबर अगर मैं देखूं तो 4th नंबर में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। 10,000 रुपीज़ एक अकाउंट में जमा कर दिया गया है और उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 8% पर एनम 8% का इंटरेस्ट मिलने वाला है हर साल। तो हर साल कितना इंटरेस्ट अमाउंट आता जाएगा ये हम लोगों को बताना है, और उसके हिसाब से क्या ये एक AP बनाता है क्या, ये समझने वाले हैं। तो सिंपल से लैंग्वेज में अगर हम लोग समझे देखें तो क्या बनेगा, 10,000, पहले तो हम लोग समझ लें अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का, कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इन ब्रैकेट 1 + R डिवाइडेड बाई 100 रेज़ टू n-1, ये फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। लेकिन वहीं बात करें अमाउंट की तो अमाउंट किसे बोलते हैं, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज ब्याज तो मिल ही रहा है, ये CI क्या है, ब्याज है कंपाउंड इंटरेस्ट के तर्ज पे, है ना। अमाउंट कैसे हम लोग को मिलता है,
कुछ नहीं, बस जो पैसा हमने जमा किया है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसे मिला दें, तो दोनों को मिला करके बोलते हैं अमाउंट। दैट इज़, ये मैं बोलूँ प्रिंसिपल प्लस CI, ये इन दोनों का। इन दोनों के लिए फॉर्मूला क्या बनता है मैं बता दूं, तो इन दोनों के लिए फॉर्मूला बनता है, बस ये -1 हटा देना है, P इन ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 रेज़ टू n। ये एक फार्मूला, -1 को हटा लेना है बस, है ना, ठीक है। तो ये एक फार्मूला बनता है। तो अगर इस अमाउंट का फार्मूला ऐसा है तो इसे सॉल्व करें अगर हम लोग, तो कैसे आएगा। R कितना दिया हुआ है, रेट दैट इज इंटरेस्ट 8% दिया हुआ है ना, एंड प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल गिवन है 10,000 रुपीज़, है ना। हर साल कितना कितना अमाउंट मिलता जाएगा, तो ये हम लोग देखते हुए चलेंगे, है ना। सॉल्व करें। गिवन है, क्या क्या गिवन है, P इज इक्वल टू रुपीज़ 10,000 100,000 10,000। R इज इक्वल टू रुपीज़, सॉरी, R इज इक्वल टू 8% पर एनम मतलब ईयरली है ना, तो ईयरली वाला अमाउंट भी लगने वाला है, ठीक है। हर साल कितना मिलता जाएगा। सो अमाउंट या फिर वी नो दैट amount A is equals to P in bracket 1 plus R divided by 100 raised to n. Therefore, amount for फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 1 प्लस R क्या है 8 है डिवाइडेड बाई 100। देखिए यहाँ पे ये परसेंट में क्यों नहीं लिखा, बिकॉज ये 8% का मीनिंग होता है 8/100, तो यहाँ पे R% मैं लिख सकता था, यहाँ पे मैं चाहूँ तो R% लिख सकता था। इस R% को ही मैंने कन्वर्ट कर लिया R/100 के फॉर्म में, R/100। तो नीचे 100 पहले से हमने ले लिया है, सिर्फ R की वैल्यू लिखनी है 8, यही सिर्फ लिखना है हम लोग को, नीचे 100 पहले से हमने ले लिया है, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर के लिए 1 सॉल्व करें इसे, तो कितना आएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 4 2 जा 8 एंड 4 25 जा 25 1 जा 25 प्लस 2 27/25। 10,000 इंटू 27/25। अब इसे कट करें तो कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू आएगा, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर बार ऐसा कट करते हुए जाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है हम लोगों को, बिकॉज कहीं पे एक टाइम के बाद हम लोगों को पॉइंट में वैल्यू आने लगी, तो सो कैंसिल करने में दिक्कत होगा। ज़्यादा बेटर है हम लोग इसी फॉर्म में अभी रहने दें इसे, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है ना। अब
Now amount for second year, amount for 2 years, 2 years के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा 1000 इंटू, यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं 1 + 8 डिवाइडेड बाई 100 रेज़ टू 2, 1 + 8 डिवाइडेड बाई 100 रेज़ टू 2, और इसे सॉल्व करूँगा अंदर अंदर पार्ट, तो ये 27 पावर में 2 भूल जाइए, है ना, जैसे यहाँ 1 था तो 1 तो मैं लिखता रहा, तो नीचे ये सब सॉल्व करने के बाद 27/25 आया, मतलब इसका ये 27/25 का होल स्क्वायर आएगा, 27/25। इसे मैं यहाँ पे और बढ़ा दूँ, once tens 100,000 10,000 into 27/25 into 27/25 27/25 पावर में 1, दैट इज़, इसे ही मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, तो ये फर्स्ट टर्म A1। सेकेंड ईयर का सेकेंड टर्म हो जाएगा ये होल स्क्वायर, दैट इज़ A2 = 10,000 into 27/25 होल स्क्वायर। Similarly, for third year, थर्ड ईयर के लिए डायरेक्टली मैं A3 लिख रहा हूँ। A3 = क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर में 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 into 27/25 होल क्यूब। सॉल्व करेंगे, कुछ ना कुछ सिंगल वैल्यू आने वाली है, बट मे भी सॉल्व करने में थोड़ा टाइम टेकिंग हो, ज़्यादा बेटर हो इसी फॉर्म में लिखेंगे। एंड A4 = 10,000 into 27/25 raised to 4 and so on. Therefore A1, A2, A3, A4 dash can be written as 10,000, A1 क्या है 10,027 into 27/25। इसी तरह से A2 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ये तो A1 का हो गया, ये A1 के लिए हो गया, A2 के लिए 10,000 into 27/25 होल स्क्वायर। इसी तरह से तीसरे साल के लिए अमाउंट कितना मिल रहा है 1 2 3 4 into 27/25 होल क्यूब, और इसी तरह से फोर्थ ईयर के लिए क्या मिल रहा है 10,000 into 27/25 raised to 4 है, डैश 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 ऐसा करके आगे चलता रहेगा। अगर हम लोग इसका डिफरेंस निकालें तो ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाए, इन दोनों में डिफरेंस निकालूं, ऊपर मैं बता रहा हूँ सॉल्व करके। 10,000 into 27/25 का होल स्क्वायर माइनस 10,000 into 27/25 के पावर में 1,
इसे अगर मैं सॉल्व करके बताऊं तो ये 10,000 इंटू 27/25 ये कॉमन ले लिया अगर मैंने, है ना, इन दोनों से, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 27/25 माइनस यहाँ पे बचने वाला है 1, बिकॉज पूरा का पूरा कॉमन ले लिया। तो इसे सॉल्व करूँ तो ये 25 1 जा 25 माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा। सो 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 2000 ये हो जाएगा 20,000। 10,000 इंटू 27/25 इंटू 25 1 जा 25, 27 माइनस 25 2/25। इसी तरह से नेक्स्ट टाइम अगर मैं कॉमन लूँ इन दोनों से तो इसमें स्क्वायर के फॉर्म में कॉमन आएगा। ये सिर्फ ये पार्ट कॉमन आ रहा है, ये पार्ट कॉमन आ रहा है इस बिना स्क्वायर का, लेकिन इस बार स्क्वायर के फॉर्म में इन दोनों से कॉमन आ जाएगा, बिकॉज स्क्वायर वाला पार्ट स्क्वायर इसमें भी है, 1 ज़्यादा है पावर, तो स्क्वायर का पार्ट कॉमन आ जाएगा। तो ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाएगी, ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाएगी, मतलब इसका डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है। डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं आने की वजह से ये क्या हो रहा है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनाएगा, है ना। इफ here A2 minus A1 not equal to A3 minus A2, therefore the given situation will not form an AP, will not form an AP, ये एक AP नहीं बनाएगा, इसे नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। मतलब हम लोग को फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स दैट इज A1 A2 A3 एंड A4। ये फर्स्ट 4 टर्म्स हम लोगों को दिखाना है जब हर बार फर्स्ट टर्म एंड D गिवन है। तो सो जब भी हम लोगों को ऐसा गिवन है तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट कैसे सॉल्व करो, गिवन है A इज इक्वल टू 10 D इज इक्वल टू 10, देयरफॉर A ही तो A1 होता है, A1 इज इक्वल टू 10, A2 इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था, याद है, A1 को A बोला करते थे, A2 कैसे फाइंड होता था A प्लस D से, A3 कैसे फाइंड होता था A प्लस 2D से, A4 कैसे फाइंड होता था A प्लस 3D से। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही होने वाला है, A प्लस D को सॉल्व करें तो A प्लस D कितना गिवन है 10 और A कितना गिवन है 10, तो टोटल कितना हो गया 20, A2 इज इक्वल टू 20, A3 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30, A3। A4 इज इक्वल टू A प्लस एंड नाउ एंड A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D इज इक्वल टू A प्लस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या थी 10, 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40, देयरफॉर A4 इज इक्वल टू 40, है ना।
So first 4 terms of an AP can be written as लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? कैन बी रिटन एज A1 A2 A3 A4 दैट इज A1 क्या है? 10 20 30 40। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। सो इट इज द रिक्वायर्ड फर्स्ट फॉर्म, 4 फॉर्म। सो इट इज द रिक्वायर्ड फर्स्ट फोर टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स। इस तरह से हम लोग सभी टर्म्स को, सभी क्वेश्चंस के को सॉल्व करें तो हम लोग को एक एक करके टर्म्स, 4 टर्म्स मिलता जाएगा। बहुत आसान है, सेम टू सेम इसी मेथड से सॉल्व करना है। आई होप ये क्लियर हो पाया होगा। कैसे हुआ? फर्स्ट टर्म गिवन है 10, सेकेंड टर्म डी गिवन है, डिफरेंस गिवन है। हम लोग को कैसे ऑप्टेन होता था? फर्स्ट टर्म यही A1 ही होता था, A ही A1 होता है, तो A1 इज इक्वल टू 10 गिवन है। A2 कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में बताया मैंने, A2 इज इक्वल टू A प्लस डी इस फॉर्म में हुआ करता था। आप लोग को याद होगा, देखा होगा जिन्होंने भी देखा है। जिन्होंने भी नहीं देखा है फर्स्ट लेक्चर, जा कर के JK संकल्प क्लासेस @कुलदीप गौतम के नाम से चैनल है, वहाँ पर जा कर के आप लोग प्ले लिस्ट में सर्च कीजिए चैप्टर नंबर 5 में, तो वहाँ पे आप लोग को इंट्रोडक्शन में दिख जाएगा कि कैसे ये सारी चीज़ें मिली है फर्स्ट लेक्चर में। तो A प्लस डी, A क्या था? A की वैल्यू 10 था, तो 10 प्लस D की वैल्यू 10 था, तो ये A2 मिल गया हम लोग। इसी तरह से A3 कैसे मिलेगा? यहाँ 3 है तो 2D होगा, यहाँ 2 है तो 1D होगा, तो यहाँ 3 है तो 2D हो गया। A प्लस 2D, A की वैल्यू 10 है, 2 इंटू D की वैल्यू 10 था, 10 2 जा 20, 20 प्लस 10 30, A3 की वैल्यू 30। इसी तरह से A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, A की वैल्यू 10 है प्लस 3 इंटू D की वैल्यू 10 है, 10 3 जा 30, 30 प्लस 10 40। A4 की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई। तो हम लोग को फर्स्ट 4 टर्म्स चाहिए था, 4 टर्म्स हम लोग को इतना चाहिए था, और बचा हुआ पार्ट ये ऐसा मैंने लिख दिया। सो द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP कैन बी रिटन एज दिस, दैट इज 10 20 30 40। सो इट इज़ द रिक्वायर्ड फर्स्ट 4 टर्म्स, है ना। या इसे नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, है ना। सो इसी तरह से मैं बोलूँ कि सेकेंड नंबर अगर हम लोग सॉल्व करें तो सेकेंड नंबर कैसे सॉल्व होगा? यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सेकेंड नंबर के लिए क्या हो जाएगा? गिवन है, पहले क्या गिवन है ये लिख लें हम लोग। गिवन है A इज इक्वल टू -2, D इज इक्वल टू 0, देयरफॉर A1 इज इक्वल टू -2, A2 इज इक्वल टू A प्लस D इज इक्वल टू -2। वैसे यहाँ पर डिफरेंस 0 है तो हर बार -2 ही आएगा हम लोग का, प्लस 0। तो क्या हो जाएगा? A2 इज इक्वल टू -2, A3 इज इक्वल टू A प्लस 3D इज इक्वल टू -2 प्लस 3 इंटू 0, सॉरी 3D है तो 2D, 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये -2 ही रह जाएगा। एंड A4 इज इक्वल टू
A4 इज इक्वस टू ए प्लस 3D इज इक्वस टू ए की वैल्यू -2 है इंटू 3 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा ये A4 इज इक्वस टू -2 प्लस यहाँ पे प्लस होगा प्लस 3 इंटू 0 0 हो जाएगा तो -2 ही रह जाएगा। So therefore required first four terms are कौन कौन सा है -2 -2 -2। सो ये हम लोग का ये एक AP है, इसके अकॉर्डिंग सेकंड के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन नंबर सेकंड था ये हम लोग का सेकंड, ठीक है। सो इस तरह से थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी हम लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे। मैं ये थर्ड फोर्थ और फिफ्थ आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, डेफिनेटली 100% बनेगा, बहुत ही ज़्यादा आसान है। सो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब रह जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, उसे हम लोग बचे हुए नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर को में सॉल्व कर लेने के बाद इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि 5.2 के कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग सॉल्व कर लें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।